नमस्कार इकोवर्स में। आज हम क्रेडिट कार्ड की दुनिया की तह तक जा रहे हैं। ये कैसे काम करते हैं और इनके पीछे का पूरा हिसाब किताब, वो अर्थशास्त्र क्या है। जानकारी हमने जुटाई है इन्वेस्टोपीडिया, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के शोध, नर्ड वॉलेट जैसे कई स्रोतों से। मकसद है इस छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े के पीछे जो जटिल फाइनेंशियल सिस्टम है उसे समझना, मतलब इस्तेमाल करने वालों और जारी करने वाले बैंकों दोनों के नजरिए से। बिल्कुल। और इसमें देखना भी कि कैसे ये कैश और चेक का एक विकल्प बन गए। ये कंपनियां इनसे आखिर कमाती कैसे हैं और इस बाजार में मुकाबला कितना कड़ा है, ये सब देखेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? आसान भाषा में समझाइए ना। देखिए, ये बस उधार पर खरीदारी करने का एक जरिया है। आप आज खरीदते हैं और बिलिंग साइकिल के अंत में भुगतान करते हैं। ठीक है, और इसमें वो क्रेडिट लिमिट होती है ना? हाँ हाँ हाँ, हर कार्ड की एक क्रेडिट सीमा होती है। ये किसी के क्रेडिट इतिहास और स्कोर पर निर्भर करती है। जैसे वो 300 से 850 वाली फाइको रेंज होती है ना, हाँ हाँ। उसी पर। और देखिए, समय पर भुगतान करना बहुत जरूरी है। इससे स्कोर सुधरता है। देर हुई तो बिगड़ता है, सीधा असर पड़ता है। अच्छा, और वो एपीआर क्या चीज है जिसके बारे में इतनी बात होती है? एनुअल परसेंटेज रेट। जी, एपीआर यानी सालाना ब्याज दर। हाँ। ये बहुत बहुत अहम है। अगर कोई पूरा बिल तय तारीख तक नहीं भरता तो जो भी रकम बची है उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और ये ब्याज दरें? अक्सर ज्यादा होती हैं। मतलब दूसरे कंज्यूमर लोन जैसे पर्सनल लोन वगैरह से ये अक्सर ज्यादा होती हैं। कुछ कार्ड शुरू में 0% एपीआर का ऑफर देते हैं, लुभाने के लिए। पर इसमें एक पेच है। क्या पेच? अगर पिछले महीने का कुछ भी बकाया है, जरा सा भी, तो नई खरीदारी पर कोई ग्रेस पीरियड, मतलब बिना ब्याज वाली अवधि नहीं मिलती। ब्याज पहले दिन से लग सकता है। ओहो, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, तो फिर लोग कैश या चेक छोड़कर क्रेडिट कार्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? फायदे क्या हैं इसके? देखिए, एक तो सीधी सी बात है, सुविधा, है ना। खासकर अगर बड़ी खरीदारी करनी हो तो कौन जेब में इतना कैश लेके घूमेगा। और कैश पड़ा रहे तो महंगाई उसे वैसे ही खा जाती है, उसका मूल्य कम हो जाता है। सही बात है। और चेक के मुकाबले? चेक के मुकाबले व्यापारियों के लिए ज्यादा सुरक्षित है। हम्म। मतलब चेक बाउंस होने का या ग्राहक पैसे नहीं देगा, ये जोखिम बैंक उठाता है, व्यापारी नहीं। ये तो व्यापारियों का फायदा हुआ। ग्राहकों के लिए और क्या है? ग्राहकों के लिए भी कई फायदे हैं। सुरक्षा एक बड़ा पहलू है। अगर कोई फ्रॉड होता है तो आपकी जिम्मेदारी सीमित होती है। सारे खर्चों का एक रिकॉर्ड रहता है, हिसाब रखना आसान होता है। और हाँ, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक, वो तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, वो तो है। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी का एक शोध ये भी कहता है कि करीब 60% क्रेडिट कार्ड के खर्च पर कोई ब्याज लगता ही नहीं। मतलब ज्यादातर लोग इसे उधार लेने के लिए नहीं, बल्कि लेन देन की सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई इस्तेमाल की बात। पर अब आते हैं असली सवाल पर। ये कंपनियां आखिर पैसा कैसे कमाती हैं? सिर्फ सुविधा तो नहीं दे रही। बिल्कुल सही सवाल। कमाने के कई तरीके हैं इनके पास। सबसे बड़ा जरिया है नेट ब्याज, यानी वो ब्याज जो लोग बकाया रकम पर चुकाते हैं जब वो पूरा बिल एक साथ नहीं भर पाते। ये इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। मैंने इंटरचेंज फीस के बारे में सुना है। ये क्या है? हाँ, इंटरचेंज शुल्क, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब कार्ड स्वाइप होता है ना, हाँ। तो दुकानदार का जो बैंक है वो कार्ड जारी करने वाले बैंक को एक छोटी सी फीस देता है। तो ये रिवॉर्ड्स एक तरह से इसी फीस से दिए जाते हैं। मतलब व्यापारी ये फीस भरता है, तो क्या वो इसे कीमतों में जोड़ देता होगा? तो क्या बोझ हम सब ग्राहकों पर ही आता है? हाँ, कुछ हद तक ये कह सकते हैं। तर्क तो यही कहता है। इसीलिए यूरोप में इस फीस पर कैप लगा दी गई है, सीमा है। और वहां इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स प्रोग्राम कम देखने को मिलते हैं। अच्छा। इसके अलावा कंपनियां और भी शुल्क लेती हैं, जैसे वार्षिक शुल्क। हालांकि अब तो बहुत से कार्ड बिना किसी वार्षिक शुल्क के आते हैं। सही है। फिर देर से भुगतान करने पर शुल्क लगता है, लिमिट से ज्यादा खर्च करने पर शुल्क लगता है। इनसे भी कमाई होती है। वैसे अमेरिका में 2009 का कार्ड एक्ट आया था, उसने इन शुल्कों पर, खासकर अचानक लगने वाले शुल्कों पर, थोड़ी लगाम लगाई है। और कोई तरीका भी है इनकी कमाई का? हाँ, एक और है जिसे मार्केटिंग योगदान कहते हैं। इसमें कंपनियां दूसरे बिजनेस से पैसा लेती हैं किसके लिए? ताकि उनके ग्राहकों को उन बिजनेसेस पर खास छूट या ऑफर्स, जिन्हें कभी कभी बूस्ट कहते हैं, दिए जा सकें। इससे ग्राहक उन बिजनेसेस से ज्यादा खरीदारी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं। अब बाजार में कंपटीशन कैसा है? क्या कुछ ही बड़ी कंपनियां हैं जिनका दबदबा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाजार असल में बहुत बहुत प्रतिस्पर्धी है। हजारों कंपनियां हैं उसमें। और नई कंपनियों के लिए भी घुसना बहुत मुश्किल नहीं है। इसी तगड़े कंपटीशन की वजह से तो सालाना फीस लगभग खत्म हो गई और इतने सारे नए नए ऑफर्स आते रहते हैं।
और हम जैसे ग्राहक, हमारा बर्ताव कैसा होता है? क्या सब एक जैसे कार्ड इस्तेमाल करते हैं या चुनते हैं? मोटे तौर पर देखें तो दो तरह के ग्राहक होते हैं। एक होते हैं सुविधा उपयोगकर्ता, यानी कन्वीनियंस यूजर्स। वो कौन? ये वो लोग हैं जो हर महीने अपना पूरा बिल चुका देते हैं। उन्हें ब्याज दर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो रिवॉर्ड्स और दूसरी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरे? दूसरे होते हैं रिवॉल्वर। ये वो लोग हैं जो पूरा बिल नहीं चुकाते, कुछ बैलेंस अगले महीने पर ले जाते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। अच्छा। ये लोग जाहिर तौर पर कम ब्याज दरों की तलाश में रहते हैं और कई बार कार्ड सर्फिंग भी करते हैं। कार्ड सर्फिंग, ये क्या है? मतलब एक कार्ड का कम ब्याज वाला इंट्रोडक्टरी ऑफर खत्म हुआ तो दूसरे कार्ड पर चले गए जहां नया ऑफर मिल रहा हो। बैलेंस ट्रांसफर करते रहते हैं। क्या ये कहना ठीक है कि लोग हमेशा बहुत सोच समझकर एकदम तर्क संगत तरीके से कार्ड चुनते हैं? देखिए, इस पर अलग अलग राय है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ग्राहक कभी-कभी पूरी जानकारी नहीं लेते, या फिर कार्ड बदलने में जो झंझट है उसकी वजह से शायद सबसे अच्छा विकल्प नहीं चुन पाते। लेकिन दूसरे शोध ये भी दिखाते हैं कि ज्यादातर लोगों का व्यवहार काफी हद तक तर्कसंगत होता है, खासकर जब आप क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों की तुलना दूसरे विकल्पों से करते हैं। जैसे पर्सनल लोन या वो पॉन शॉप्स होती है ना, गिरवी रखने वाली दुकानें, उनकी ब्याज दरें तो अक्सर क्रेडिट कार्ड से कहीं ज्यादा होती हैं। तो उस लिहाज से क्रेडिट कार्ड बेहतर विकल्प लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं क्रेडिट बनाने की। इन कार्ड्स का इसमें क्या रोल है? और अगर मान लीजिए किसी पर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करना चाहिए? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने का बहुत अच्छा जरिया है। और जिनका स्कोर खराब है या है ही नहीं? उनके लिए भी विकल्प हैं। जैसे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आते हैं जिनमें आपको पहले कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है, या फिर किसी भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार के कार्ड पर अधिकृत उपयोगकर्ता, ऑथराइज्ड यूजर बनकर भी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है। और अगर कर्ज बहुत बढ़ जाए, संभालना मुश्किल हो जाए, तब? अगर कर्ज नियंत्रण से बाहर हो रहा हो तो कुछ रास्ते हैं। एक है डेट कंसोलिडेशन लोन लेना। इसमें आपके सारे अलग अलग कर्ज एक बड़े लोन में मिल जाते हैं, अक्सर कम ब्याज दर पर। या फिर मनी फिट जैसी कई गैर लाभकारी क्रेडिट काउंसलिंग एजेंसियां हैं। वो डेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाती हैं। वो आपके लेनदारों से बात करके आपकी मासिक किश्त कम करवाने और ब्याज दरें घटवाने में मदद कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ पेमेंट का एक आसान तरीका भर नहीं है। ये तो एक पूरी अर्थव्यवस्था है अपने आप में, जिसमें बैंक, व्यापारी, ग्राहक सबके अपने अपने हित और भूमिकाएं हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है। ये जो रिवॉर्ड और कैशबैक हमें मिलते हैं, जो इंटरचेंज फीस से आते हैं, हाँ, क्या ये अनजाने में हमें ज्यादा खर्च करने के लिए उकसा रहे हैं? भले ही हम सोचते हों कि हम तो बस सुविधा के लिए कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और भविष्य में पेमेंट की जो नई तकनीकें आ रही हैं, डिजिटल वॉलेट, शायद क्रिप्टो, वो इस पूरे मॉडल को, इस पूरे हिसाब किताब को कैसे बदल सकती हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।